पहला लिखिए फोर्ब्स हॉल ऑफ द फेम। एक होता है फेम, और फेम का उल्टा क्या होता है ना, एक होता है हॉल ऑफ द फेम। हॉल ऑफ द फेम किसको दिया जाएगा? जो लोग, एक शब्द है फेमस, इसका उल्टा शब्द है नोटोरियस। तो जो नोटोरियस या ड्यूबियस वर्क्स के लिए फेमस होंगे, अब गलत तरीके से निगेटिवली फेमस होंगे, उनकी भी फोर्ब्स एक लिस्ट निकालता है। थोड़ा ये नए टाइप का है तो हो सकता है पूछ ले। इसे बोलते हैं हॉल ऑफ द फेम। कौन जारी करता है? फोर्ब्स। फोर्ब्स हॉल ऑफ द फेम, ठीक है। जारी कौन करता है? ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला है, मतलब अभी फोर्ब्स ने ये पहली फर्स्ट है अभी तक का, इसलिए पूछा जा सकता है। यही है स्टार्ट, ठीक है। हॉल ऑफ द सेम। इसमें कुल 10 लोगों को शामिल किया गया, ठीक। और कुल 10 लोगों की बात अगर की जाए तो सबसे ऊपर हैं सैम बैंकमैन। दो या एक नाम याद रखिएगा, मेन तो सैम बैंकमैन है। सैम बैंकमैन का नाम याद रखिएगा, इन्होंने टॉप किया है, ठीक है। सैम बैंकमैन, ठीक। दूसरी हैं कैरोलीन एलिशन, दो ही नाम याद और हैं कैरोलीन। में सही पूछा जाए तो प्रश्न पूछेगा कि हॉल ऑफ द सेम किसने जारी की, बस ये ज्यादा पूछने का चांस है। क्यों? क्योंकि ये नई है, पहला है, और किसने जारी किया ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकते, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, ये पहला संस्करण था, टोटल कितने थे? 10, ठीक है। फिर फोर्ब्स की ही जो है एक लिस्ट है, फोर्ब्स एशिया की, तो फोर्ब्स की ही मानी जाएगी। हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी क्या होती है? हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी किसने जारी किया? फोर्ब्स एशिया ने, फोर्ब्स एशिया विंग है, फोर्ब्स, क्लियर है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लिस्ट में जो पहले हैं वो आपके इंडियन है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोक्रेट हैं। नंदन नीलकेड़ी का नाम सुना, जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो नंदन नीलकेड़ी समिति का नाम सुना। भारत सरकार जो करंट गवर्नमेंट है, आपको पता है ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे फोकस करती है ना। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे उन्हें टेक्नोक्रेट कहा जाता है। और इंडिया के जो टॉप टेक्नोक्रेट्स हैं उनका नाम शुमार है किसका? नंदन नीलकेड़ी का। इनको मिला है हीरोज ऑफ द फिलैंथ्रोपी, क्लियर है, नंदन नीलकेड़ी, ठीक है। इन्फोसिस का नाम सुना होगा अपना, इन्फोसिस के को फाउंडर, इन्फोसिस दो लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है। इन्फोसिस के को फाउंडर कौन है? नंदन नीलकेड़ी, लिख लीजिए नीलकेड़ी, ठीक है। नंदन नीलकेड़ी नंबर 1 पे हैं ये, ठीक है। दूसरे पर आपके यूपी के ही हैं, पूछा जा सकता है। देखिए एक है डीएलएफ, कभी नाम सुना है? डीएलएफ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मॉल बनाती, कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी है, बाद में रिटेल में आ गई, है ना। और तो डीएलएफ जो है, डीएलएफ के जो फाउंडर हैं दूसरे रैंक पे हैं, डीएलएफ के फाउंडर कुशल पाल सिंह, कुशल पाल सिंह। और आपके ये उत्तर प्रदेश कहा जा सकता है, कुशल पाल सिंह कहा जा सकता है कि फोर्ब्स की फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट है, उसमें यूपी का कौन कौन है? कुशल पाल, क्लियर है, सेकंड रैंक है इनकी। और ये डीएलएफ के कौन है? चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन है, फाउंडर नहीं है, चेयरमैन है, चेयरमैन। डीएलएफ एक कॉन्स्ट्रक्ट, अब तो बहुत सारे सेक्टर्स में है, तो इसलिए अब आप इसको कह सकते हैं कि इंडियन कंपनी है ये मल्टीनेशनल, क्योंकि इसकी बहुत सारी एंटिटीज दुबई में भी आपको दिखेंगे। तो ये कह सकते हैं भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कौन? मॉल बनाती है, आपने देखा ही, मॉल है, प्लाजा है, बहुत सारी चीजें हैं इनके, स्पोर्ट्स में भी है इनका, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये 15 लोग इसमें शामिल थे, और भारत से कौन थे? 3 लोग, ठीक। तो भारत से 3 लोग थे, तो तीसरा नाम भी लिख ही लीजिए। तीसरा लिखिए नितिन कामत, निखिल कामत। तो 15 में से 3 भारत के थे, तीनों आपके सामने, क्लियर है, ठीक है। नहीं रैंकिंग नहीं, ये 3 भारत के शामिल हैं, रैंकिंग नहीं पूछेगा, पूछेगा भारत का कौन शामिल नहीं है, 4 दे देगा, 3 में से कोई एक और डाल देगा, मान लीजिए किसी और का नाम डाल दे, टाटा का नाम डाल दे, है ना। टाटा भी तो बहुत बड़े दानवीर हैं भारत के, है ना। टाटा है, विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेम जी हैं, लिखने में दिक्कत हो रही है कॉर्नर का। अब लिखिए, फिर फोर्ब्स की ही है, विश्व की सबसे शक्तिशाली पावरफुल महिलाओं की सूची, फोर्ब्स जारी करता है हर साल, ठीक। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023, मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स, क्लियर है, मोस्ट पावरफुल, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महिलाएं फोर्ब्स जारी करता है, ठीक। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? फोर्ब्स। अभी जितनी लिस्ट लिखवा रहे हैं सब फोर्ब्स जारी कर रहे हैं, ठीक है। पहली है
उर्सुला वॉन डेन एलेन, नाम सुना? उर्सुला वॉन डेल एलेन, ठीक है, कहाँ की हैं? बेल्जियम की है। कौन ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है या प्रेसिडेंट है, क्लियर है। और क्रिस्टीना लेगार्ड कई साल से थी, तो अब रैंक 2 पे है, ठीक। रैंक 2 पे क्रिस्टीना लेगार्ड, रैंक 2 पे ये है, रैंक 1 पे, रैंक 2 पे है क्रिस्टीना लेगार्ड, क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक है। ये जर्मनी की है और ये यूसीबी की, यूसीबी क्या है? यूसीबी प्रमुख है, यूनियन सॉरी यूसीबी नहीं, ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी की प्रमुख, क्लियर है, हाँ, हेड है, हेड, ठीक। उसके बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय मूल की है ना, भारतीय मूल की समझते हैं आप? भारतीय मूल की और भारतीय में क्या अंतर? क्या ये अभी तो ये कभी सिटीजन भी नहीं थी, इनके फादर या मदर में से कोई या दोनों कहाँ पे? भारत के थे, ठीक। कौन? कमला हैरिस क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ से हैं, तो ये तो टॉप 3 हो गए, क्लियर है। अब अगर इंडिया की बात की जाए, 100 लोगों की सूची है, ध्यान रखिएगा, 100 जो महिलाएं हैं टॉप में, मतलब पावरफुल वर्ल्ड में, उनकी सूची है। 100 में भारत की लिखिए, भारत की भारत की भारत की अगर बात की जाए तो 32वें नंबर पर है वित्त मंत्री। कौन है? 32वें नंबर पर है निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी 32 पे, क्लियर है। 60 पर है रोशनी नाडर, रोशनी नाडर 60 पे है, यानी भारत में दूसरे रैंक पे, ठीक है। 70 पे है सोमा मंडल, 3 ही बहुत, सोमा मंडल, ठीक है। तो इस बार 4 ही शामिल किए गए हैं, तो चौथा भी लिख ही लीजिए। 4 ही हैं भारत के, भारत की 4 ही महिलाएं हैं टॉप 100 में वर्ल्ड में। तो चौथी है किरण मजूमदार, किरण मजूमदार साहब, बहुत किरण मजूमदार, ठीक है, ठीक। अब अगर बात की जाए, कहा जा सकता है एक और फैक्ट है, जो भारत की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, वो इस लिस्ट में लगातार 5वीं बार सिलेक्ट होने वाली भारतीय हैं, लिख लो। इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण लगातार 5 बार सिलेक्ट होने वाली पहली भारतीय, ठीक। अब फोर्ब्स इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है, इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स इंडिया की एक लिस्ट है, दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, किसने जारी किया? फोर्ब्स, ठीक है। 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है, दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, सबको पता है पहले नंबर पे कौन होगा? अंकल सैम, यूएसए, लिख लो, नंबर 1 यूएसए, ठीक है। नंबर 2 पे कौन होगा? गेस करो, बताओ। देखो कल बात हो रही थी आर्म पावर की, तो आर्म पावर में रसिया है, लेकिन इकोनॉमी रसिया की बहुत कम है, बहुत डाउन है। रसिया की कमजोर कड़ी क्या है? उसकी इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इनका मॉडल ओपन नहीं है उस तरीके से जैसे और देशों का है। कम्युनिस्ट मॉडल की शुरुआत जब हुई वर्ल्ड में, तो 2 अग्रणी देश बने, पहला तो रूस बना और दूसरा चाइना बना। चाइना ने 1970 के आसपास मॉडल का नाम कम्युनिस्ट रखा, लेकिन उसमें कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ा दिया, क्लियर है। इसीलिए 70 के बाद चाइना ने बहुत तेज ग्रोथ की। 70 के आसपास भारत चाइना लगभग एक समान थे इकोनॉमी के। 70 में उन्होंने चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन की। हमने कब ओपन की? हमने लेट ओपन की। तो हमने जब लेट ओपन किया तो हम पीछे हैं, उन्होंने पहले ओपन किया। इसलिए ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा मिला वो शुरू में किसको मिला? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को। और अब किसको मिल रहा है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, चाइना और भारत जैसे देश। अब ध्यान दीजिए, कैपिटलिज्म की शुरुआत, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किसने की? वेस्टर्न कंट्रीज में। उसका अब विरोध कौन कर रहा है? तो WTO में जो भी मामले फंसते हैं आजकल, तो किसके खिलाफ फंसते हैं? फ्री ट्रेड को लेकर। तो फ्री ट्रेड की शुरुआत तो उन्होंने की, अब फायदा किसको मिल रहा है? चाइना जैसे, भारत जैसे देशों को, ठीक है। तो पहला यूएसए है, और इकोनॉमी में दूसरा यूएसए को चुनौती देने वाला कौन है? दूसरा है चीन, ठीक है, दूसरा है, तीसरा है जापान, तीसरा कौन है? चौथा और पांचवा गेस करिए आप। पांचवा तो इंडिया है। यूक्रेन इकोनॉमी में कैसे आगे होगा? उसकी तो बहुत हालत खराब। यूक्रेन कितना पिछड़ा देश है। लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी उसका जीडीपी कितना है? कौन होगा बताओ? जर्मनी। अरे जीडीपी तो पढ़ते होगे, तो भी ध्यान होगा, जर्मनी की जीडीपी है। और तीसरे पे, पांचवे पे कौन है? क्लियर है, ध्यान रख रहे हैं। फोर्ब्स की लिस्ट है, ऐसे कई सारी लिस्ट आती है, IMF की अलग आती है, RBI की एक आती है, तो ये फोर्ब्स इंडिया की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब लिखिए नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, जिसे कहते हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा इंडेक्स।
विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक, पहले लिख लेंगे इसको, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ठीक है। अब एक संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसको जारी करती है। इसको कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक, IIMD जारी करती है इंडेक्स। क्लियर है? ठीक है। अब विकास तो हर जगह हो रहा है दुनिया में, भारत में भी विकास हो रहा है, लेकिन क्या विकास को भारत मैनेज कर पा रहा है? भारत में विकास हो रहा है, विकास होने का मतलब बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है और GDP भी बढ़ रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंडिया में क्या है? बढ़ रही है। लेकिन क्या मैनेजमेंट सही से हो पा रहा है? मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं? एक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। क्या होता है बताओ दुर्गेश? समावेशी विकास। जैसे भारत की इकोनॉमिक लगभग 5 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, गरीब नहीं है, उनको अन्न राशन देती है कौन? एक तरफ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं, एक तरफ इसी लिस्ट में हम 5वें स्थान पर हैं, कह रहे हैं कुछ दिन में दुनिया की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, है? कुछ लोग कहते हैं पीपीपी के मॉडल पे, हम पीपीपी के हिसाब से हम है भी, लेकिन 80 करोड़ लोगों को अगर हम राशन ना दें तो वो भूखमरी के, समझ रहे हैं? तो क्या मैनेजमेंट सही है? ऐसा एक लिस्ट आती है तो ये बताया जाता है कि भारत की लगभग 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास। तो अब विकास तो हो, लेकिन विकास का जो समांग वितरण, विकास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, डेवलपमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो हर एक आदमी के पास क्या हो? लगभग बराबर हो। तो इसे क्या कहेंगे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्लियर है? तो पर कैपिटा इनकम से ही केवल नहीं होगा, हर आदमी के पास जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी होनी चाहिए। इसीलिए HDI को क्या किया जाता है? महत्व दिया जाता है। HDI में रैंकिंग हमारी कहाँ है? बहुत नीचे, और हम इकोनॉमी में रैंकिंग 4-5 ऊपर टॉप पे हैं। तो ये क्या है? इस मैनेजमेंट को दिखाता है कि दुनिया में टॉप के देश कौन से हैं। तो 3 लिख लो, टॉप 3 इसमें कौन से हैं? पहला, जाहिर सी बात है, पहला कौन होगा? USA होगा। पहला USA है, ठीक है, दूसरा है नीदरलैंड, ठीक है, और थर्ड है कौन? ठीक है, सिंगापुर काफी छोटा देश है ना? सिंगापुर को फ्यूचर सिटी माना जाता है, तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं अभी से वहां एग्जिस्ट करती है, माना जाता है 30 से 40 साल आगे की सिटी है वो। कौन? सिंगापुर। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट देखिएगा कभी, है ना, पूरा AI पे बेस्ड है, उसका एक टर्मिनल। हमारे यहाँ भी जो सबसे सुंदर दुनिया के जो एयरपोर्ट्स का लिस्ट है, उसमें हमारे यहाँ बेंगलोर का कैंपागोड़ा भी अभी आगे पढ़ाएंगे। तो भारत का स्थान लिख लीजिए, भारत की रैंक कितनी है? 49। सिंगापुर लिख लिया। इस रैंक में, इस लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? 49। ये इंपॉर्टेंट है, देखा भारत की रैंक कितनी है, ठीक है, तो 49। क्लियर है? अब हमारा पड़ोसी कौन है जिससे हम प्रतिस्पर्धा करते हैं? चीन। तो चीन की कितनी होगी? 19 की है, ठीक है। टोटल इसमें 64 कंट्रीज हैं, तो सबसे लास्ट पे भी पूछ लेता है सबसे अंतिम कौन है, तो 64 पे कौन है? वेनेजुएला। कहाँ है वेनेजुएला? साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? 12 है, 13 नहीं 12 है। तो फ्रेंच गुयाना है, वो एनक्लेव है किसका? फ्रांस का। क्यों है एनक्लेव बताओ? हाँ देखो, बात ये हुई, जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज में ये होड़ मची कि स्पेस में कौन अच्छा है। फ्रांस भी एक पावर है दुनिया की, अपने आप को तो सुपर पावर ही मानता है, और अगर सुपर पावर 2 के बाद की बात की जाए तो जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ये सब ऊपर आएंगे, चाइना। तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस में फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कौरू, तो कौरू उनका बेस है, और उस बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो कौरू में बेस क्यों बनाया? फ्रांस के पास बहुत जगह है, वहां क्यों नहीं बता? दुर्गेश मेरी बात समझ रहे हो? फ्रांस के पास भी तो बहुत सारी जगह है, फ्रांस को देखो वहां मैप में। हाँ तो ज्योग्राफिकल रीजन ही पूछ रहे। हाँ बहुत अच्छे। इक्वेटर के पास क्या होगा? कोरियोलिस से क्या इसका क्या? अच्छा, इक्वेटर के नियर ग्रेविटी कम होती है, ये कारण नहीं है, एक कारण हो सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये अर्थ है ना, यहाँ इक्वेटर है, यहाँ पोल है, मान लो ये स्पेस है, स्पेस, ये बताओ ये वाली जगह ज्यादा बाहर निकली है या ये वाली जगह? तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो कहां से छोड़ोगे? तो आपको ऐसे थोड़ी छोड़ना है, कैसे छोड़ना है? कोरियोलिस बिल्कुल कारण है, मैं मानता हूं। सबसे बड़ा कारण क्या है? इक्वेटर के पास सबसे होगा क्या? स्पेस होगा कि नहीं होगा? ये कारण है। और कोरियोलिस भी एक कारण है, जो आप कह रही है, कोरियोलिस भी एक कारण है। एक चीज और आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट है और उस पर आपको लगाना है कोई स्पेस लॉन्चिंग सेंटर लगाना है,
तो आप उसके ईस्ट कोस्ट पे लगाओगे या वेस्ट कोस्ट? ईस्ट पे लगाओगे। क्यों लगाओगे? मूवमेंट क्या? मूवमेंट तो बहुत सारी है, 4 मूवमेंट है। ठीक, 4 है कि 2 है कि 3 है? देखो अब रोटेशन जब होगा अर्थ का तो रोटेट किधर करेगी? तो ये अगर इधर इस जगह लगाएंगे तो यहां पर ज्यादा, हर जगह वेस्ट में क्या है? सागर ज्यादा है। हर जगह पे, ज्यादातर जगहों पे वेस्ट में क्या है? सागर ज्यादा। क्लियर है? पृथ्वी का मूवमेंट ऐसे है तो जाके सागर में, इसीलिए हरिकोटा से हम छोड़ते हैं। थुम्बा एक जगह है, वहां क्यों है? वहां भी तो एक सेंटर है, वो तो यहाँ पे है, वहां तो यहाँ है, यहाँ पे क्यों? थुम्बा केरल में है ना, तो थुम्बा में क्यों स्टेशन एक लगा है? लॉन्च नहीं करते हैं ज्यादातर, थुम्बा में हम कुछ करते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं। तो जो अर्थ का मैग्नेट है वो थुम्बा से सबसे करीब। अर्थ एक मैग्नेट है ना, अर्थ के अंदर अर्थ का एक मैग्नेट है जो तिरछा है, आपको पता होगा। ये अगर पृथ्वी है और ऐसा कुछ, तो अर्थ का मैग्नेट इससे थोड़ा सा क्या है? टिल्टेड है। तो जो मैग्नेट है अर्थ का वो थुम्बा के सबसे करीब है, इसलिए थुम्बा में हमने स्टेशन लगा। ठीक, आगे लिखो। अब लिखो, भारत को ऐसे पूछा जा सकता है, एक फैक्ट है अतरंगी टाइप का, लेकिन पूछा जा सकता है, भारत कोयले का जो इंपोर्ट करता है वो सबसे ज्यादा कहां से करता है? ये भी लिख लो। भारत कोयले का इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है जो, तो पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा रूस है। मान लीजिए आपको ये प्रश्न आ गया मेंस में कि क्या कारण है कि इक्वेटर के पास हमारे स्पेस लॉन्चिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो आप कितने कारण लिख सकते, कितने लिख सकते हो? मान लीजिए आपने ग्रेविटी वाली बात कही, एकदम सही बात है। आपने कोरियोलिस वाली बात कही, वो भी सही है। एक ये भी तो बात है, पृथ्वी का जो उभार है, उभार को क्या बोलते हो? टिल्ट बोलते हो, बल्ज बोलते हो। तो जो बल्ज है वो इक्वेटर के पास ज्यादा है कि नहीं? इसीलिए तो मैंने बताया कि जो हाईएस्ट पॉइंट है सेंटर से, वो कहां है? एवरेस्ट नहीं है, किम्बोराजो। ठीक, अब लिखो, तो पहला लिख लो, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा यूएस है, तीसरा रूस है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लो कहीं पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड रूस। हाँ, कोल या लिख सकते कोकिंग कोल, क्योंकि कोकिंग कोल हमें लेना पड़ता है। कोकिंग कोल लिखना, कोल मत, कोकिंग कोल। ठीक, अब सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, विदेश मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है, इंपॉर्टेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट जारी की है कि किस देश में भारत के सबसे ज्यादा कामगार हैं। ठीक, सबसे ज्यादा वर्कर्स किस देश में? इंडिया के हैं। ठीक, उनकी लिस्ट जारी की है किसने? फॉरेन मिनिस्ट्री ने। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट लिखना। गेस करो भाई, सबसे ज्यादा लोग कहां जाते हैं काम करने जाते? सबसे ज्यादा भारत के लोग काम करने के लिए कहां जाते हैं? गल्फ में जाते हैं, कहां पे जाते हैं? एक पर्टिकुलर शहर में जाते हैं, दुबई में जाते हैं। तो दुबई मतलब दुबई किस देश में है? तो नंबर 1 में क्या होगा? ऐसे गेस करके याद रखो, याद रहेगा। ठीक, सबसे ज्यादा कहां जाएंगे? यूएई। हाँ, वर्कर्स कहां जाते हैं? सब इंग्लिश में बोल दे क्या इसको? लिख लीजिए। ठीक है, यूएई जाते हैं। यूएई के बाद आएगा आपका क्या? सऊदी। सऊदी जाते हैं। कनाडा बहुत कम लोग जाते हैं। कनाडा एक विशेष एरिया से, हाँ, पंजाब से जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कल्चरल उनका बहुत सारा हिस्टोरिकल रीजन है ना। बाकी डंकी मूवी देखी होगी, तो जो बड़े देश हैं वहां पे घुसने के लिए डंकी मूवी, खासकर जो ये इसको प्रक्रिया को ही कहते हैं डंकी मूवमेंट। तो जो डंकी मूवमेंट होता है वो होता है यूएस और कनाडा के लिए सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लोग यूएस और कनाडा की जो प्रेस्टिजियस लाइफ है उसको एंजॉय करने के लिए पूरा अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट वीजा तो लगता नहीं है, तो ये चले जाते हैं किसी भी रूट से, कहीं से भी लटक वटक के पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट यूएस में नहीं घुसते हैं, ये कनाडा या मैक्सिको जाते हैं, और फिर वहां से जो इनका पोरस बॉर्डर है, क्योंकि कनाडा और मैक्सिको में अगर बात की जाए, कनाडा से तो ठीक ठाक मित्रता है यूएस की, तो वहां पे बॉर्डर बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन टाइट नहीं है। तो ये जो है कनाडा से ज्यादा जल्दी अब कनाडा में बहुत जब सख्ती बरतने लगे, तो ये मैक्सिको का बहुत खतरनाक है। लेकिन एक चीज है, मैक्सिको और यूएस की जो नेचुरल बाउंड्री है वो थोड़ा आसान है ना। नदी है कौन सी? रियो ग्रांडे। ठीक, रियो ग्रांडे रिवर से क्या करते हैं लोग? बहुत सारी मूवीज में देखेंगे आप लोग, ये लोग नदी पार करके जाते हैं, है ना। और वहां जाते हैं तो ये लोग जेल चले जाते हैं, जेल के बाद वहां से निकल के आराम से अपना सिटीजनशिप के चक्कर में रहते हैं, वहां रहते हैं, वो वहीं बढ़िया लगता है, इसको डंकी प्रोसेस कहते हैं। चलिए तीसरा लिख लीजिए, कुवैत। टॉप 5 में यूएस का नाम नहीं है ना कनाडा का। ठीक है, सारी गल्फ कंट्रीज हैं। अच्छा, अगर बात की जाए गल्फ कंट्री में किस स्टेट से सबसे ज्यादा माइग्रेशन, ये भी एक डेटा है, एक लगाव है। केरला की जो पॉपुलेशन है, केरला का जो कल्चर है, जो केरला में खासकर मुस्लिम कल्चर है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं वहां। ठीक है, इसलिए अब जैसे बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है, बनी है, केरला के बहुत सारे इंजीनियर्स, सारे वर्कर्स
का योगदान है, शायद सबसे ज्यादा योगदान। आगे लिखिए। तो 3 लिख लिया ना आपने, 3 जानना बहुत जरूरी है, 5 6 ना याद करो, ठीक है। बाकी याद रखना कतर ओमान है तो ध्यान में रखना बस ऐसे, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। देखिए ध्यान रखिए, नीति आयोग, भारत की कोई मिनिस्ट्री, ये सब जब कुछ भी जारी करें उसको आपको रटा होना चाहिए, ठीक। तो नीति आयोग, आपको पता है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट इंडियन गवर्नमेंट लाई है, ठीक। ऐसे जिले जो बहुत पिछड़े हैं, ऐसे ब्लॉक जो बहुत पिछड़े हैं, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया है भारत सरकार ने, ठीक। उनकी अलग अलग रैंकिंग देता है कौन? नीति आयोग। नीति आयोग आपको पता है भारत का एक थिंक टैंक है ना। तो नीति आयोग ने, नीति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो नीति आयोग ने, ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल कार्यक्रम लिख लो, प्रोग्राम लिख लो, जो भी, कि डेल्टा रैंकिंग जारी की है, डेल्टा रैंकिंग जारी की है। क्लियर है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग जारी की किसने? नीति आयोग, ठीक है। इसमें पहला स्थान जो मिला है, ठीक है, वो है तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक, तिरियानी, ठीक है। पिछले साल एक मूवी आई थी RRR, देखा होगा तुमने ना, तो एक गाना नाटू नाटू जिसने ऑस्कर मिला, तो उसमें एक कैरेक्टर है कौन? राम, और एक कैरेक्टर है कौन? भीम। राम कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू, और भीम कौन है? कोमोराम भीम। तो उसी के नाम पर क्या है? कोमोराम भीम। इस ब्लॉक का नाम है कौन? तिरियानी कोमोराम भीम, ठीक। इसको मिला है रैंक 1, ठीक है। ये एक जगह है आसिफाबाद, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे? वास्तव में ये दोनों कैरेक्टर थे, इतिहास में पता है आपको, अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह हुआ था, ठीक। और कोमोराम भीम एक्टिव थे असम के साइड, आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आसिफाबाद तेलंगाना में, आसिफाबाद में तिरियानी कोमोराम भीम, याद रहेगा, इसके बता दिए, कनेक्ट कर लेंगे, मूवी का कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यूपी का है, ठीक है। तो दूसरा जो ब्लॉक है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का है, पूछा जा सकता है, वो है कोसाम्बी ब्लॉक। कोसाम्बी जिले में ही एक कोसाम्बी ब्लॉक है। कोसाम्बी जानते हैं ना, कहाँ है कोसाम्बी? इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास है ना कोसाम्बी, पहले इलाहाबाद भी कोसाम्बी में ही आता था इतिहास में। क्लियर है? तो 2 याद रखिए बस। कोसाम्बी बहुत सारी हिस्टोरिकल है, पढ़ाए थे यूपी स्पेशल में, भूल गए होंगे, देखे नहीं होंगे आप लोग कभी। कोसाम्बी में क्या मिला है? शिलालेख मिला है, और भी कोसाम्बी में कुछ मिला है। कोसाम्बी में अशोक का क्या है? स्तंभ है, पता है ना, पढ़ा होगा अगर तो देखो। अब देखो राशि वगैरह पूछेगा नहीं, लेकिन लिख लो, ध्यान रखो, जो रैंक होती है, ठीक है, सबसे ऊपर रैंक को 1.5 करोड़ देगी गवर्नमेंट, और उसके नीचे वाले सेकंड को 1 करोड़ देगी, ऐसे दिमाग में रखना। मान लो क्या पता पूछ ले स्टेटमेंट में, है ना। एक विश्व मलेरिया रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, विश्व मलेरिया रिपोर्ट। विश्व मलेरिया कैसे होता है? किस प्रोटोजोआ से? प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम का नाम क्या है? 5 प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम परिवार के, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये 2 फेमस है। सबसे ज्यादा किससे होता है? फैल्सीपेरम। इसको आप लोग चेक करिएगा, लेकिन मुझे जहां तक याद है ज्यादा मलेरिया के केसेस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के, ठीक। लेकिन प्रोमिनेंट जो नाम सामने आता है वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है। क्लियर है? वाहक कौन होता है? वाहक मलेरिया का मादा एनाफिलीज होती है। क्यों मादा एनाफिलीज होती है? एडीज इजिप्टी डेंगू का है क्या? शायद डेंगू का है। तो मलेरिया रिपोर्ट के बारे में लिखिए, इसको WHO ने जारी किया है, इसको WHO ने जारी किया है, ठीक है। अब अगर बात की जाए सबसे ज्यादा केस कहां होते हैं, तो नाइजीरिया और DRC में सबसे ज्यादा जो केस होते हैं वो नाइजीरिया, और दूसरा देश क्या है? DRC। क्या है? बहुत बढ़िया, DRC और नाइजीरिया। क्लियर है? अब देखो मलेरिया में केसेस तो इंडिया में कम है, ठीक, लेकिन अगर बात किया जाए कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उनमें जो मलेरिया से मौतें होती हैं उसमें 94% इंडिया और इंडोनेशिया से होती हैं। तो ये आप बस दिमाग में रखिएगा, कुछ खास नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लीजिए, ठीक है, कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, मलेरिया एराडिकेशन का लक्ष्य भारत सरकार ने 2027 मलेरिया इराडिकेशन या मलेरिया उन्मूलन का भारत सरकार का लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग लक्ष्य, ठीक है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। अब देखो एक आया है UN की रिपोर्ट है, अफीम सबसे ज्यादा उत्पादित कहां होता है। अब
ऐसे तो नहीं पूछेगा कि किसने रिपोर्ट जारी की, लेकिन ये पूछ सकता है कि ओपीएम में प्रोडक्शन में कौन आगे है, क्योंकि ये बदल गया है, नया डेटा है, तो इसलिए लिख लीजिए। ओपीएम या अफीम सबसे ज्यादा देखो अफगानिस्तान टॉप पे था, क्लियर है। इस बार इसको पिछाड़ दिया किसने, गेस करो, गेस कर पाओगे? चाइना नहीं, म्यांमार ने। आपने पढ़ा होगा, म्यांमार का नाम सुना है कभी? यहाँ पर एक गोल्डन ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल है कि क्रेसेंट है? हाँ, गोल्डन ट्राइंगल है म्यांमार के पास है। नदी कौन सी है यहाँ पे? इरावदी है, एक और महत्वपूर्ण नदी है, दो नदियों के बीच ही ट्राइंगल है। और क्या है बताओ? हाँ हाँ, अच्छा किस नदी को एशिया की डेन्यूब कहा जाता है? हाँ, मिकांग और इरावदी इस एरिया की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। और इरावदी का जो बेसिन है वो चावल का कटोरा कहते हैं, साउथ ईस्ट, दोनों ध्यान रखना। अब देखो म्यांमार पिछाड़ दिया है किसको? अफगानिस्तान को। म्यांमार टॉप पे पहुंच गया है अफगानिस्तान, और उसका एक बड़ा कारण क्या है बताओ? क्या कारण है बताओ? भाई म्यांमार में पहले गवर्नमेंट थी, अब नहीं रह गई, वहां कू हो गया। जब कू हो गया तो ये रोहिंग्या संकट आया। अब जो लोग राज कर रहे हैं वो क्या है? ऑटोक्रेट्स टाइप के हैं, है ना, आर्मी का मामला है। तो वो लोग भयंकर बड़े स्तर पे क्या करते हैं? पीएम का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसा तो करते ही है, प्रोडक्शन करते हैं। जब उनको खुली छूट है, कुछ चीजें हैं पढ़ना, जैसे कोकोआ ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, है ना, गोल्डन क्रेसेंट, ये सब पूछ लेता है। ना पूछे, मेंस में आया कहीं, लिख दो। कहे अगर मान लो एक भूगोल या कहे वनस्पति या वेजिटेशन एक अभिशाप है, पूछ ले वेजिटेशन इज ए कर्स, टिप्पणी करें इस शब्दों में क्या लिखो? क्या लिख दिया? वेजिटेशन इज ए कर्स फॉर ए रीजन, पूछ सकता है ना। निबंध में भी क्या लिखोगे? यही सब लिखोगे। बहुत सारी इन्वेजिव स्पेसीज है इंडिया में, है ना, यूकलिप्टस है, या वो है क्या नाम, जो महीन महीन फूल देखे हैं आप, का नाम मैं भूल गया, पढ़ाया हूँ शायद। बबूल, तो बबूल इन्वेजिव नहीं है, तो महीन महीन फूल रहते हैं, एक सड़क के किनारे हर जगह लगे हुए हैं। मैंने एनवायरमेंट में पढ़ाया, मुझे दिमाग से उतर रहा है वो। ये सब इन्वेजिव स्पीसीज है, ये है तो वेजिटेशन, लेकिन क्या है हमारे लिए? अभिशाप है। यूकलिप्टस क्या है? जहां भी पानी है उसको पानी क्या करता है? यूकलिप्टस का जीन पूल ऑस्ट्रेलिया है, उसको अंग्रेज यहाँ लेके आए और अब वो अभिशाप बन चुका है। कौन? तो शायद एक उसने दुश्मन पौधा पूछा है पीसीएस में कि दुश्मन पौधा किसे कहते हैं? दुश्मन पौधा गांव में दुश्मनी निकालने के लिए, यहाँ तो नहीं, जो एरिड रीजन है, जो बुंदेलखंड से आगे का रीजन है भाई, ये जो थार मरुस्थल, इसको मनुष्य ने बनाया, पता होगा, ये एंथ्रोपोजेनिक क्या है, मरुस्थल है। तो इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो अपने दुश्मन के खेत के बगल में मेड़ पे यूकलिप्टस बो देते थे अपने एरिया में, ताकि इनका खेत खराब हो जाए, ठीक, इसीलिए इसको दुश्मन पौधा भी कहते हैं, ठीक। यूकलिप्टस का जीन पूल लिख लीजिएगा, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आलू का क्या? हाल वाले लाए हैं यहाँ जीन पूल, चिली। आलू कहाँ पैदा हुआ सबसे पहले? साउथ अमेरिका में। पुर्तगाली इंडिया में आलू लाए, और क्या लाए? और काजू, छापा खाना लाए। कॉफी कौन लाया? बाबा बुदन। बाबा बुदन ने पहली प्लांटेशन जहां की, उसी को नाम, उसी का क्या नाम है? बाबा बुदन हिल्स। कहां पे? कर्नाटक में, ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल वहां पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाबा बुदन हिल्स क्यों फेमस है? तो तैयारी नहीं कर रहे पीसीएस, बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। बेलारी हास्पेट क्यों फेमस है? बाबा बुदन क्यों फेमस है? आयरन और इंडस्ट्री है भाई। कर्नाटक का सबसे ज्यादा लोहा कहाँ होता है? बाबा बुदन में होता है। बाबा बुदन, बेलारी हास्पेट, यही सब तो है। चलो खैर, आगे लिखो। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्टेटस ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। स्टेटस ऑफ फाइनेंस फॉर व्हाट, ठीक है। इसको जारी किया, देखो यूएन का अगर कोई भी अंग जारी करता है, खासकर पर्यावरण में, यूनेप अगर जारी करता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है रिपोर्ट। तो इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक। यूनेप ने, यूनेप का मुख्यालय कहाँ है बताओ? यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेप का? अच्छा, स्विट्जरलैंड कहाँ है? अच्छा, यूएन के किसी अंग का कोई मुख्यालय अफ्रीका में भी है? अफ्रीकी देश में है कि नहीं है? है कि नहीं है? यही एक अंग है यूनेप का मुख्यालय अफ्रीकी देश, केन्या की कैपिटल नैरोबी में। पढ़ाए हैं तुम लोग, भूल गए? यही साल करंट में पढ़ाए थे, उसमें एनवायरमेंट में। यूनेप का मुख्यालय लिख लो, नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या की कैपिटल है। बड़ा सुंदर नैरोबी नेशनल पार्क है, आप लोग डिस्कवरी में देखते हैं, ज्यादातर सब शूटिंग डिस्कवरी कहाँ होती है? इसी सब इलाके में होती है। जाम्बिया, बोत्सवाना, नैरोबी, केन्या नेशनल पार्क, है ना। यहीं पर एक क्या है, ज्वालामुखी है इंपॉर्टेंट, बगल में ही केन्या से। क्या नाम है उसका? क्या नाम है भाई? अरे अफ्रीका का प्रमुख ज्वालामुखी क्या है, पर्वत क्या है? किलिमंजारो।
क्यों हेजिटेट करते हो? किलिमंजारो इक्वेटर पर ऐसी जगह है जो ठीक इक्वेटर पर है, लेकिन वहां आइस सीट पाई जाती है, आइस कैप। क्लियर है? कहीं पूछ सकता है। तो यूनेप का क्या है, ये बस पूछेगा कि ये जारी किसने किया, तो किसने किया। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आज कंप्लीट हो गई। ठीक, किसकी? नंबर की। नेक्स्ट लिखिए, रिपोर्ट्स के बाद लिखिए इंपॉर्टेंट समिट्स, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। जो महत्वपूर्ण है उनको लिखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण। अब देखिए यूनेस्को जो है, आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट जारी करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की या वर्ल्ड हेरिटेज आर्टिकल्स। क्लियर है? इस बार जो ये बैठक हुई, ठीक, वो हुई है कसाने, बोत्सवाना। क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज जो बैठक हुई कसाने, कहाँ है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना भी बता रहे थे ना, अफ्रीकन सफारी देखे हो? अफ्रीकन सफारी बोत्सवाना में होती। बोत्सवाना के पास सेरेंगेटी के मैदान है, सेरेंगेटी प्लेन्स, ज्योग्राफी में पूछा होगा। देखो, पुस्ताज पूछ चुका है, वेल्ड पूछ चुका है, सेरेंगेटी अभी तक नहीं पूछ, यूपी का पीसी पता। तो सेरेंगेटी जो है कहाँ है? बोत्सवाना वाले रीजन। ठीक, बोत्सवाना में ही क्या हुई है? बैठक हुई किसकी? यूनेस्को की हेरिटेज की बैठक। ठीक, अब इसमें जो है लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। इसमें गुजरात के गरबा को, इस बैठक में गुजरात के गरबा को, गरबा डांस देखा ना आप लोगों ने, गुजरात के गरबा नृत्य को, ठीक है, गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक, अमूर्त को आप लोग क्या लिखते हैं? इनटेंजिबल, जब टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल व्हाट, वर्ल्ड हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ ले। ठीक, गरबा को क्या किया गया है? अब जो अमूर्त, अमूर्त विरासत है, ठीक है, भारत में जो अमूर्त विरासत अभी तक के बहुत सारे हमने बताया था ना आपको, वैदिक इंचेंटेशन है, ये आपने सुना होगा, आपका ये कुंभ मेला है ना। इस तरीके से भारत में कितना हो गए? 15, तो 15वां था। तो भारत में 15वां है कौन? गरबा। रामायण है कि नहीं? रामलीला। तो गरबा जो है 15वीं इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज बनी किसकी? क्लियर है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्या पता इस बार कल्चरल चीजें बहुत हो रही है, राम मंदिर बना और बहुत सारे मंदिरों में प्रधानमंत्री गए, है ना, तो बड़े ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं कल्चर के हिसाब से, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। तो एक बैठक होती है, देखिए, काशी तमिल संगमम बैठक, काशी तमिल, काशी तमिल, काशी और कौन? तमिल, संगमम एक जगह है, गंगई कोंड चोलपुर, नाम सुना है? हिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या है उसका नाम, ऐसा क्यों है? अशोक ने, अशोक वहां क्यों नाम रखेंगे तरह का? अशोक चोल के नाम से क्यों रखेंगे? कोई चोल रखेगा? राजा राजा गई कोंड चोलपुर क्यों रखा था, ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत। वो बनारस से गंगा का जल लेके गया, कहाँ? वहां चोल, चोल में जो एक कुंड है, और वहां पर उस जल को मिलाया, और तब नाम क्या रखा? गंगई कोंड चोल। समझ रहे हो? उसी टाइप की प्रथा है कि आप काशी और तमिल को क्या कर रहे हैं, जो चोल राज्य में वह प्रथा थी, उसी तरीके का संगम होता है हर बार। तो लिखिए काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण, ठीक, का दूसरा चरण, ठीक, वाराणसी में हुआ। दूसरा चरण वाराणसी में हुआ। देखो, एक इंडियन गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नाम सुना है? एक भारत और श्रेष्ठ भारत, सुना है नाम? अरे भाई मेन सोच लिखना है कि नहीं तुम लोग? एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत में जो कल्चरल चीजें, भारत के जो सांस्कृतिक अलग अलग बिंदु हैं, उन पर उत्थान के लिए फोकस करता है कौन? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। और इसका नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत क्यों रखा गया, ये बताओ, क्यों रखा गया? एक शब्द क्यों रखा गया? जाहिर सी बात है, साउथ का कल्चर नॉर्थ के कल्चर से क्या है? टोटली डिफरेंट है। हमारे मन में एक अलग छवि है साउथ के बारे में, साउथ के लोगों के मन में एक अलग छवि है हमारे बारे में, तो ये एक डिवाइड क्रिएट करता है कि नहीं क्रिएट करता? तो हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करें, वो हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करें। कैसे होगा? जब दोनों कल्चर्स का क्या कराएंगे? संगम का। तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में करते हैं, जिससे भारत में कल्चरल यूनिटी की स्थापना की जा सकती। भारत में अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, तो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी से उपजी कुछ समस्याएं क्या हैं? यूनिटी में समस्या है। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे आप लोग, उसको दूर करने पूछ लिया, मान लो आपको पूछ ही लिया इंटरव्यू में, ये बताइए जो डिवाइड है साउथ नॉर्थ का कैसे खत्म? आप तुरंत बताएंगे क्या? कि हम इस टाइप के कार्यक्रमों को क्या करेंगे। तो नाम ही नहीं होगा तो आप कैसे इंटरव्यू में देखेंगे?
तो आपके पास ये नाम होने चाहिए। कल बता रही थी ना, कल जो डिप्टी एसपी आई उसको आपने गौर किया, उसने बोला कि सर मेरे पास टर्म था क्या, इंक्लूजिव वो सॉरी डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जैसे मैंने टर्म बोला वहां पे हमारा काम हो गया। अगर आपके पास टर्म रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो आपका काम वहीं पे तो लगेगा कि जागरूक अभ्यर्थी है। समझ रहे हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अंग है, लिख लो। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हुआ है ये। क्लियर है? कौन? काशी तमिल संगमम। ठीक है। और इस संगमम ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी ने। ठीक। और पीएम मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया, जाहिर सी बात है पीएम मोदी क्या बोलेंगे बताओ? पीएम मोदी हिंदी बोलेंगे। और हिंदी को ट्रांसलेट करने के लिए पहली बार, लिखिए, इस कार्यक्रम के तहत पहली बार प्रधानमंत्री के भाषण का अनुवाद करने के लिए, प्रधानमंत्री के भाषण का अनुवाद करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ एक एआई टूल का इस्तेमाल किया गया। इसका नाम है क्या? भाषणी। पहली बार एआई टूल का इस्तेमाल ट्रांसलेशन के लिए इंडिया में किया गया, उसका नाम क्या है? भाषणी का प्रयोग किया गया। कब? बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोदी गए, ठीक। और उसके बाद पहला एआई टूल इंडिया का, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद ये कहां हुआ, ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। 4-5 क्वेश्चन है इसमें, इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता। क्लियर है? तो अब ये जो आपका समिट वाला है इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।